उनका दावा है कि ईरान को भविष्य के नेतृत्व पर फैसला लेते समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद पश्चिमी एशिया में, वहां की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। What's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it. चलती है, नहीं होता। बैक टू बैक आ रहे हैं, जिसमें ईरान की सेना को आत्मसमर्पण करने की सलाह वो दे रहे हैं। हथियार रखने का अधिकार सिर्फ अमेरिका को है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके इस बयान को ईरान के सर्वोच्च नेताओं की तरफ से बेशर्मी वाला बयान करार दिया जा रहा है कि जो कुछ भी है आप गुंडागर्दी पर उतर आए और दुनिया के किसी भी देश को आप इस तरीके से डरा और धमका नहीं सकते। उसकी संप्रभुता का सवाल है, क्योंकि क्यूबा के अंदर भी आप सब जानते हैं ईरान के बाद क्यूबा अगला निशाना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है, लेकिन उनके मुताबिक निश्चित तौर पर मृत्यु या मौत हो सकती है। हथियारों पर अमेरिका का दावा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते इस तनाव के बीच कह रहे हैं कि हथियार रखने का अधिकार केवल अमेरिका के पास होना चाहिए और ईरान की सेना को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि आज भी कम से कम खुद प्रतिरक्षा प्राप्त करो, वरना निश्चित मृत्यु का सामना करो। ये ईरानियंस को उनकी तरफ से डर और भय दिखाया जा रहा, और ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप के इस बयान को कई विश्लेषक बेहद आक्रामक मान रहे हैं और इसे पश्चिमी एशिया के अंदर बढ़ते टकराव के बीच एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप का ये बयान, जिसमें IRGC उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उन पर टूट रहा है, वहां पर वो कह रहे हैं कि हथियार अगर कोई रख सकता है तो केवल अमेरिका के पास होंगे और ईरान की सेना को अब कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे ट्रंप पर दबाव और उनके बैकफुट पर आने का भी एक इशारा समझ रहे हैं। It mostly came from 95% Soleimani and Iran, and we, other presidents, lived with it. I didn't live with it. And so our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. Hurt. It mostly came from 95% Soleimani and Iran, and we, other presidents, lived with it. I didn't live with it. And so our people are doing a great job. Again, the greatest military.
कॉपरेशन वाली बात अब हो रही है कि आप आएं, कॉपरेट करें और जो पॉलिटिकल चेंज होगा उसमें अमेरिका की भूमिका है। क्या आपका नुक्ता नजर, क्या आपका इस पर ओपिनियन है? क्या ये एक तरह से युद्ध समाप्त न होने का दबाव भी है राष्ट्रपति ट्रंप पर और इजराइल पर? इकबाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? एक बार सवाल आप दोहरा दीजिए, तब आपकी आवाज रुक गई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या उनके तमाम सहयोगियों पर अब दबाव इस बात का बढ़ रहा है कि युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, जबरदस्त पलटवार हो रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि कॉपरेट करें, बातचीत के लिए आए, और एकतरफा फैसले एक तरह से लिए जा रहे हैं जिसमें IRGC को हथियार छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है? बिल्कुल, इससे आखिर इनकार नहीं किया सकता कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त उनको कोई जवाब मिलेगा जिसको लेकर के जो एक सोच थी वो पूरी तरीके से घूम चुकी है। ये जो कहा जाता है कि अपने हथियार फौरन डाल दो, आत्मसमर्पण करने की पूरी जो इम्यूनिटी दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं किया तो निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीधा सैन्य टकराव जो चल रहा है उसमें ऐसा मानिए कि अमेरिका ने भी कुछ मामलों में इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए थे, लेकिन अमेरिका दावा है कि इनका लक्ष्य ईरान में मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर ठिकाने, नौसेना के ठिकाने जितने भी है वो तकरीबन ऐसा मानिए कि 2000 से ज्यादा सैन्य लक्ष्य जो है वो उन्होंने किए हैं। 30 से ज्यादा ईरानी जहाज जो है वो नष्ट करने का वो दावा कर रहे हैं, मिसाइल और लॉन्चर का बड़ा हिस्सा खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो सही तरीके से उन्हें ऐसा लगता था कि हम कब्जा कर लेंगे, रजा पहलवी नाम के हमारे लोगों को हम वहां बिठा लेंगे, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शायद यही एक कारण है कि वो बौखला गए हैं उन सारी चीजों को लेकर। और ट्रंप जिस हिसाब से उसका विरोध लगातार पूरे अमेरिका में चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध चल रहा है उसको लेकर के भी वो समझ रहे हैं कि अगर इसके अंदर हम अटक जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर एग्जिट प्लान कहीं नहीं था अमेरिका के पास। अब अमेरिकन भी ये मानने लगे हैं कि इजराइल के दबाव और प्रेशर के अंदर आकर के ट्रंप ने जो है ये गलती कर दी एक तरीके से, लेकिन अभी तक उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। और जितना हल्के से वो ले रहे थे उससे ज्यादा जो है ईरान जो है उन पर लगातार हमले करते जा रहा है। 6 दिनों के अंदर जिस तरीके से ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से आप मानिए कि जो इराक पर हमला किया था उससे दुगनी शक्ति पर ईरान पर हमला किया जा रहा है, लेकिन ईरान जो है ना दबने को तैयार है ना मानने को तैयार है। कई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी उसको लग रहा है कि उसको मुंह की खानी पड़ रही है। इब्राहिम बीकन करियर की बात कर रहे थे कि वो बहुत बड़े बड़े पेड़ लेके आई है, और वही आप देखिए कि ईरान से करीब निकाल करके उन्हें हजारों किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ा। उसकी वजह यह है कि उनको डायरेक्टली ईरान ने ये कहा है कि हमने उस पर भी हमला किया है, तो ये खतरा भी उस पर बना है। तो ये जो डर है वो एक तरीके से साफ नजर आ रहा है आप पूरी दुनिया को, और अब ये मान रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर के अमेरिका को शायद मुंह की खानी पड़ेगी। एक चीज और भी आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ से आगे क्या हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब्बास अरागची जिनने साफ कर दिया कि ना तो हम गए, ना कोई प्रपोजल लिया, ना कोई बात की, हम तो किसी के लिए बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आप ही ने बातचीत की, बीच में तोड़ी, फिर से आप कह ये अब क्या बातचीत वाली बात तो दूर, यकीन करना भी मुश्किल हो गया है, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहला जब पिछले साल जिस तरीके से हमला हुआ था जी, बातचीत के दौरान ही हमले पर अटैक किया गया। इस बार भी यही मामला हुआ जिसको लेकर के आप देखिए कि बात ठीक ठाक चल रही थी और अचानक इस प्रेशर पर हमला किया गया। देखिए, अभी मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि रिजीम चेंज करने की जिस बात को लेकर के अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका साफ तौर पर ये मान रहा था इस पूरे मामले के अंदर कि जैसे ही हमला होगा लोग सड़कों पे आएंगे और खमेनी के बिल्कुल खिलाफ जाकर के रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन हो गया उसके उलट। और अभी जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इनके जो सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद में अब नया तरीका, नई बातें जो सामने आ रही है कि उनके अपने लड़के मुस्तफा खमेनी का वो जो है नया सुप्रीम लीडर जो है वो बनाया जा सकता है, जिसको लेकर के अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि ईरान में अगर एक तरीके से समझो डायनेस्टी कंस्ट्रक्शन का
معاملہ آیا تو اسے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو نیا نیترتو چننے میں انترراشٹریہ دباؤ جھیلنا جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ کئی رپورٹ کے انوسار انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خامنئی کے بیٹے کو نیا نیتا بیان بنانا جو ہے وہ سویکار ان کو نہیں ہوگا۔ اسے بیان سے سیدھا ان کا مطلب ایسا مان لیے کہ ایران کی آنترک یہ جو راجنیتی ہے اس کے اندر وہ ہستکشیپ کرنے کی بات کر رہے، تو صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی دادا گیری بتا کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے معاملے کے اندر کہ وہ چاہیں گے وہ نیتا ان کا رہے گا، اور ایران اس پورے معاملے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ خاص کر کے IRGC کی بات کروں تو ان کے جو ادھیکاری ہے وہ بالکل صاف طور پر یہ چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہوگا وہ ایران ڈیسائیڈ کرے گا، اور ایران کی اگر میں بات کروں کہ وہاں کس طرح ایک لیڈر چنا جاتا ہے تو ایسا مانیے کہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی جو دھارمک پریشد ہوتی ہے وہ نیتا چنتی ہے۔ یہ پریشد کے اندر لگ بھگ 88 اسلامک ودوان جو ہے وہ تقریباً ہوتے ہیں، اور وہ طے کرتا ہے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ اب تک ایران میں کیول 2 سپریم لیڈر ہوئے۔ ایک تو اگر ہم بات کریں روح اللہ خمینی کی، جو جب یہ شروعات کے اندر اسلامک ریولیوشن آیا تھا تب وہ 1979 سے لے کر کے 89 تک وہ ایک لیڈر کے طور پر رہے۔ اس کے بعد میں علی خامنئی جو 89 سے لے کر کے 2026 تک رہے۔ تو اب جو جس طریقے سے مصطفیٰ کو سمبھاوت اترادھیکاری کو بنانے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر خاص کر کے جو وہاں کی سب سے بڑی ہے IRGC، اس کا سمرتھن ہے، اور ایران کی سب سے شکتیشالی جو IRGC ہے اس کے مطابق مصطفیٰ کے ساتھ اس کے کچھ جو ہے وہ خاص کر کے گٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر کے جو ان کے والد کا یعنی کہ ان کے پتا کا جو پربھاؤ رہا علی خامنئی کا پچھلے 35 سالوں سے ادھک سمے میں سत्ता میں ہو رہا ہے، ان کا پربھاؤ اور ایک طریقے سے اترادھیکاری چننے میں خاص کر کے ایک طریقے سے مہتوپورن بھومکا جو ہے وہ نبھا سکتا ہے۔ اور خاص کر کے اگر ہم بات کریں کئی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چناؤ کی جو رننیتی، سرکشا معاملہ، راجنیتی فیصلے میں ان کا خاص کر کے پربھاؤ ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کو لے کر کے ایران جو ہے وہ مصطفیٰ خمینی کو ایک طریقے سے نیتا جو چننے کی بات کر رہا ہے، تو اس کے اندر امریکہ ہو، اسرائیل ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے کہ جتنے لمبے سمے سے یہ کھیل کو کھیلا گیا تھا اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایران کی لوگوں کو یا دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جو ایرانی جنتا ہے وہ ان سے پریشان ہے، سڑکوں پر آ رہی ہے، لیکن اس کے بالکل وپریت ہو گیا۔ میں اگر آپ کو 5 تاریخ رات کی بات کروں تو جہاں اتنے بم برسائے جا رہے ہیں، جہاں امریکن سینک یا امریکی جنتا جو ہے وہ چنتت ہے اور وہ دیش چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے، وہیں پر ایران کی جنتا اپنے سپریم لیڈر کے فیور میں سڑکوں پہ آ چکی تھی، اور وہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کی جو جنتا ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے الائنس کو پریشان کر رہی آتی۔ یہ ہمارے ساتھ سے بات کر رہے تھے اس وقت کی صورتحال پر، اور مڈل ایسٹ کے اندر اس بڑھتے تناؤ کے بھی جو بیان آ رہے ہیں کہیں بھی اس سے یہ اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حالات کہیں پر جا کر ٹھیک ہوں گے یا رکے گا۔ اور اس بیچ ایران پر ٹرمپ کا ایک اور بڑا دعویٰ، یہ صرف ایک بات یہاں نے نہیں کی، انہوں نے کہا کہ سینیہ طاقت کمزور اب پوری طریقے سے پڑ چکی ہے۔ 24 سے 30 کے بیچ جہاز وہ اتارے کہ نشٹ کر دیے گئے ہیں۔ پیٹر ہیگسمت بھی یہ بتا رہے ہیں، ایئر ڈیفنس پر حملے کی بات کر رہے ہیں، راکٹ لانچر یا میزائل لانچر چکے ان کو نشٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور سمجھوتے کے سنکیت بھی دیے ہیں۔ یہ ڈیل والی بات ہو رہی ہے۔ جنگ کے بیچ ایران کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ، معاف کیجیے گا، امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس طرح کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اس پر پلٹوار بھی ہوا، اس پر بھی چلیں گے۔ لیکن ڈیل کو لے کر کیا واقعی میں ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ یدھ کہیں پر جا کر سماپت ہوگا، اور جو کچھ ایران میں ہوگا وہ امریکہ اور اسرائیل کی سہمتی سے ہوگا، کوئی سمجھوتا ہوگا؟ بات چیت کے لیے ایران نے کوئی کوشش کی ہے یا کوشش کر رہا ہے؟ اس پر راشٹرپتی ٹرمپ کو سنیے گا، اور اس کے بعد عباس اراغچی کی بات بھی یا ان کا بیان بھی آپ کو سنائیں گے۔ Say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. ایران نے ایک طریقے سے ان سبھی دعووں کو خارج کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے اور ادھیکاریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ جھوٹ اور منویگیانک ضد ہے، ایک طریقے سے پریشر کو لے کر کے۔
और ईरान ने कोई बातचीत की पेशकश नहीं की है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए जारी रखेगा। ईरान की अर्ध सरकारी मतलब जो समाचार एजेंसीज है उनका कहना है कि CIA के संपर्क की जो खबर है वो पूरी तरीके से एक फेक और अपनी मनगढ़ंत सारी चीजों को लेकर के, और वही गुप्त चैनल की जो बैठक की बात की जा रही है, युद्ध के समय अक्सर देश जो है गुप्त चैनल से संपर्क करते हैं ताकि युद्ध पूरी तरीके से बेकाबू न हो जाए। तो अमेरिका जिस तरीके से ये मनोवैज्ञानिक तौर पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ईरान कमजोर पड़ रहा है, इसलिए बातचीत की मांग कर रहा है, ये प्रचार एक तरीके से मुझे लगता है कि रणनीति तौर पर भी हो सकता है। ईरान की जो रणनीति इस पूरे मामले में नजर आ रही है कि ईरान सार्वजनिक रूप से कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तो ये साफ है कि अमेरिका जैसे पहले आपको बताया कि एग्जिट प्लान बिना वो उतर चुका है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और ईरान बहुत खुल करके इस पूरे मामलों को जंग को लेकर के इस तरीके से जवाब दे रहा है, तो कहीं से भी ये बात समझ नहीं आ रही कि ईरान समझौते की बात कर रहा होगा। समझौते की बात करने वाला इतने बड़े लेवल पे जो है जवाब नहीं दे सकता है कि जिस तेजी से अमेरिका लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है और जिस तरीके से दबाव की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि ये साफ संकेत है कि इस लड़ाई के अंदर अब अमेरिका की जो है वो सांसें फूलने लगी है। उसे ये एक अंदाजा नहीं था कि एक सुपर पावर, और उनका ये मानना था कि उनके पास सारे ही जंगी बेड़े से लेकर के सारे लेस हथियार है और उसको लेकर के उन्हें कौन दबा सकता है। आज तक देखिए हुआ ऐसा है कि अमेरिका ने अभी तक जहां भी किया है हर मुल्क पर हमला किया है, उसने अपने बचाव को लेकर की कोई ऐसी रणनीति या ऐसे कोई हथियार नहीं बनाए। और इस बार ईरान ने जिस तेजी से उस पर हमला करना शुरू कर दिया है, ये एक तौर पर साफ संकेत है कि अमेरिका को उसकी उम्मीद कतई नहीं थी कि उसके ऊपर कोई हमला कर सकता है और इतने बड़े पैमाने पे कर सकता है, जिसको लेकर के उसकी हालत जो है वो खराब होती जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका में भी जो मतलब इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के अंदर है, वो भी एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, जिस तरीके से विरोध चल रहा है, और खास करके ये विरोध चल रहा है कि अमेरिका की जो सेना है वो अमेरिका के लिए है, ना कि इजराइल के लिए, और ना ही इजराइल को लेकर के वो लोग जो है वो शहादत देना चाहते हैं। तो ये जो विरोध है ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि एग्जिट करे तो कैसे करे, क्योंकि अगर अब उन्हें निकलना है तो कोई ना कोई एक फेस सेविंग चाहिए। जो फेस सेविंग जो है वो नजर नहीं आ रही है। शायद इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद भी एक अपने आप में झूठ का बहुत बड़ा भंडार है। हम ये सारी दुनिया ही जानती है कि झूठ के अंदर उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। वो सुबह उनका स्टेटमेंट अलग होता है, दोपहर अलग होता है, शाम अलग होता है। तो इस बार भी जो है कि नई रणनीति के तौर पर जो एक्सपर्ट्स है उसे देख रहे हैं, और ये साफ है कि ईरान ने तो खुल करके इस पूरे मामले में कहा है कि हम उससे ना कोई बातचीत करने में दिलचस्पी रख रहे हैं, ना हमारा कोई पैगाम पहुंचाया गया है। तो अब जिस तरीके से ईरान सामने लड़ रहा है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए बनती नजर आ रही है। आसिफ, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी बात आपने कही कि दबाव तो है, दोनों तरफ से बात की जा रही। कुछ चीजें जो थोड़ी देर में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन इस बीच खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागी हैं। एक और कार्रवाई की गई है, तेल अवीव के अंदर ये हमले हुए हैं, हाइबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इन हमलों का ईरान जो उस पर एयर स्ट्राइक बार बार हो रही है, डीप इनसाइड ईरान एक बात कही जा रही है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसका जवाब दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आग लगाने के बाद ये परिस्थितियां शायद और भी खराब हों, और एक बड़ी रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान की तरफ से जब तेल अवीव के अंदर हमले किए गए तो उसमें नुकसान की आशंका तो पहले से थी, लेकिन ये परिस्थितियां बन सकती है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। बहरीन के सरकारी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी साथ साथ आप देखें, और मिसाइलें दागी गई, रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। वैश्विक स्तर पर आप देखिएगा कि उथल पुथल बचा है, खतरे के सायरन कॉन्टिन्यूसली बज रहे हैं, और ऐसा होने का मतलब यह है कि परिस्थितियां और भी गंभीर और खराब हो सकती हैं। इस बीच एम्बेसडर के एक बयान की तरफ भी आपको ले चलते हैं, जिसमें जो कल हमने आपको खबर बताई थी कि ईरान की तरफ से जो राजदूत हैं